हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा सा एक आर्टिकल आ रखा है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी की एईडीओ की परीक्षा जो लोग भी दे रहे हैं, जिन लोगों ने दिया हुआ है, उन्होंने क्या देखा होगा कि भाई इस बार का वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वास्तव में पीसीएस एग्जाम से जितना अच्छा, जितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड है, उतना ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इसी कारण बहुत सारे बच्चों को टफ भी लग सकता है। एनीवेज, मतलब पॉलिसी मेकिंग तो हमारा आपका काम नहीं है। जैसा आयोग परीक्षा लेगा वैसा आपको देना पड़ेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में अब आपको केवल वन लाइनर किताबों जैसे एडिटोरिया हो गया या स्पीडी हो गया, उसके बियॉन्ड भी अब चीजों को आपको देखना होगा। बिकॉज मल्टी स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। उनका अपना एक यूटिलिटी उन किताबों का हो सकता है कि वन लाइनर फैक्ट्स को उन लोगों ने 50-60-100 पन्नों में बड़े अच्छे तरीके से कंपाइल करके दे रखा है। बट अब आपको डिटेल में भी चीजों को जानना समझना होगा। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल ये है आज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक एडिटोरियल है। महिला आरक्षण के दांव पेच। ठीक है, महिला आरक्षण के दांव पेच। आप लोगों को पता ही होगा कि 131 नंबर का 131वां संविधान संशोधन विधेयक अभी लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, दो टर्म्स के बीच अंतर समझेंगे। एक टर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा विधेयक, एक टर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको अधिनियम। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? सरकार किसी भी नियम कानून में परिवर्तन करने के लिए, चूंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारा जो संविधान है, वो संसद को इस चीज के लिए ऑथराइज करता है। तो भाई अगर सरकार कोई ड्राफ्ट लेकर के आती है तो उसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं विधेयक। विधेयक पारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सरकार के संख्या बल के ऊपर वो चीजें डिपेंड करेंगी। चूंकि इस बार आप लोगों ने देखा कि भाई सरकार के पास 2/3 वाली मेजोरिटी नहीं थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि 131वां नंबर का ये जो संविधान संशोधन विधेयक था वो पारित नहीं हो पाया। और अगर ये पारित हो जाता तो फिर इसको क्या कहा जाता? अधिनियम कहा जाता। ठीक है, एक बार पारित हो जाने के बाद वो नियम से मिलता जुलता शब्द है अधिनियम। ठीक है, वो नियम बन गया तो उसको कहेंगे अधिनियम। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी शायद ने इसके ऊपर दुख भी व्यक्त किया कि आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों का क्षमा प्रार्थी हूँ। देखेंगे कि किस तरीके से क्या सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या वो इश्यूज थे जिसके कारण विपक्ष ने इस बिल के ऊपर सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि इसके पहले 2023 के सितंबर में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का भरपूर सहयोग मिला था। विपक्ष में इस बिल के केवल 2 ही वोट पड़े हुए थे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस बार के चेंजेस हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। संशोधन नहीं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब ये विधेयक खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो अधिनियम बना हुआ था, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो ये खत्म नहीं हुआ, ऐसा है, इसमें जो संशोधन है वो संशोधन नहीं हो पाया। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ये एडिटोरियल है, आइए देखते हैं। लिख रखा है कि मोदी सरकार का नया महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में क्या हुआ है, गिर रखा है। और क्यों गिरा? बिकॉज सदन में इस चीज के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। ठीक है, 2/3 बहुमत चाहिए था। पहला चीज की लोकसभा का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है, लोकसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है? 543 है। पहले ये कितना होता था? 545 होता था। लेकिन 104 नंबर का, 104th नंबर का जो संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे
एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में 2 सीटें दी गई थी, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना में आया कि भाई इन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, इन लोगों की जो कुल जनसंख्या है वो मात्र 1000 के आसपास है। तो आप सोच करके देखिए कि इंडिया में अगर 120 करोड़ पॉपुलेशन था और 120 करोड़ लोगों को मोटे तौर पर 550 लोगों से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मतलब एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था या करता है, और यहाँ केवल 1000 लोगों के लिए 2 सीटें आप दे देंगे, तो दैट मीन्स कि हर 500 लोग के ऊपर एक आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। इसी चीज के लिए 104 नंबर के संशोधन अधिनियम के द्वारा, विधेयक के द्वारा नहीं, एग्जाम में अब इस चीज के ऊपर भी गौर करेंगे कि वहां पर अधिनियम लिख रखा है या विधेयक लिख रखा है, ठीक है। तो 104 नंबर के संशोधन अधिनियम के द्वारा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन था उसको हटाया गया। अब 543 स्ट्रेंथ हो रखा है। 543 में पहला चीज तो आपको 50% चाहिए था। 50% मतलब 543 का कितना हुआ, 270 और 272 हुआ। 272 लोगों को जो बिल था, जो विधेयक था, उसके सपोर्ट में वोट करना था, और ये 272 लोग फर्दर 2/3 होने चाहिए थे उन कुल लोगों का जो लोग उस समय वोटिंग में पार्टिसिपेट किए, जिन लोगों ने भी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ये नहीं हुआ, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब ये विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया, या जो मूलभूत आपको विधेयक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें आप चेंजेस वेंजेस अब नहीं कर पाए। इस चीज को भी याद रखेंगे कि 2003 वाला जो वो अधिनियम था, वो 106वां क्या था, अधिनियम था। अधिनियम था, और साथ साथ 128वां विधेयक था। और इसमें जो संशोधन पारित नहीं हो पाया है वो 131वां संशोधन विधेयक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विधेयक और अधिनियम के बीच का अंतर जाना था कि जरूरी नहीं है कि कोई विधेयक सरकार लेकर के आए, उसको पारित कराने के लिए विशेष बहुमत सरकार के पास हो। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये दोनों की फिगर्स को भी आपको याद रखना है। जो 2003 में जिसको पारित किया गया, 2023 में जिसको पास किया गया था, वो 106वां अधिनियम बना, 128वां प्रस्तुत किया गया विधेयक था, और इस बार उसमें जो संशोधन पास नहीं हुआ वो 131वां संशोधन विधेयक था, ठीक है। तो इस एक चीज को हम लोगों ने देखा कि 543 सदस्यीय लोकसभा में कुल जो इन लोगों को कुल जो वोटिंग पड़ी सरकार के पक्ष में वो 293 ही थी, जो पर्याप्त नहीं थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता था जब तक विपक्ष के सांसद इसका समर्थन नहीं करते, ठीक है। बिकॉज 2/3 मेजोरिटी लाना इतना आसान नहीं है। इस देश में बहुत कम केंद्र सरकारों के पास अपने दम पर, मतलब वो नेहरू जी जब रूल करते थे, इंदिरा जी के पास रहा हुआ है, एक बार राजीव जी के पास रहा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट 2/3 मेजोरिटी लेकर के आना इतना आसान नहीं है, ठीक है, अपने दम पर, ठीक है। अब इस चीज को लेकर के देखिए पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स ये हो रहा है कि विपक्ष के नेता घोषणा कर रहे हैं कि वे महिला आरक्षण के हक में हैं, और यही कारण है कि जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन अभी के समय में जो ताजा आरक्षण विधेयक है 2026, उसका विरोध वो कर रहे हैं चुनाव क्षेत्र परिसीमन से जुड़ा हुआ होने के कारण, ठीक है। बोला जा रहा है कि परिसीमन के कारण हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि क्या चीजें फंसी हुई हैं। पहला तो आपको 82 नंबर का आपको क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, वो प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेंगे, परिसीमन करवाएंगे, ताकि लोकसभा में सीटों का क्या हो सके, आपको पुनर्आवंटन हो सके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो परिसीमन करवाए। ये जो परिसीमन आयोग है, इस आयोग में
3 लोगों को रखा जाता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, मतलब सेवानिवृत्त जो जज होंगे उनको रख दिया जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कभी कभी, जो रिटायर्ड जस्टिस वर्ड है ना, इसको रिप्लेस कर देगा, वो बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे कोई, उन्हीं को इसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा। नहीं साहब, कोई सा भी रिटायर्ड जज को क्या कर दी किया जा सकता है, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको रखा जाएगा, या उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी दूसरे भी आयुक्त को बना दिया गया तो उनको भी रखा जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हीं को यहां पर रखा जाए। ठीक है। और तीसरा किस व्यक्ति को इंक्लूड किया जाएगा, तो जो राज्य के चुनाव आयुक्त होंगे, बिकॉज राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होंगे उनके पास अपने राज्य के संदर्भ में जो भी डेमोग्राफिक, जो भी जनसंख्या से संबंधित, जनसांख्यिकी से संबंधित डेटाज होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। और इन्हीं 3 लोगों से मिलकर के क्या बनेगा, परिसीमन आयोग बनेगा। जो इसके अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को बनाना होगा। ठीक है। काम क्या है इसका कि जो लेटेस्ट जनसंख्या जो कंडक्ट कराई गई है, जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके आधार पर लोकसभा में या इवन विधानसभाओं में भी सीटों का पुनर्आवंटन। ठीक है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाइए तो आर्टिकल 79 किसकी बात करता है, वो संसद की बात करता है। आर्टिकल 80 में चले जाइए, वो राज्यसभा की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 81 में चले जाइए, वो लोकसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। ठीक है। और प्लस ठीक वैसे ही आर्टिकल 170 में चले जाइए तो वो राज्य विधानसभाओं में सीटों के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ठीक है, कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। यहां एक चीज और जानने समझने का है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था ना, उसमें उसके कारण किस आर्टिकल्स में चेंजेस आए, तो आर्टिकल 81 में और 170 में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है महिलाओं को 1/3। उसके अतिरिक्त राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है अंडर द आर्टिकल 170, लेकिन राज्यसभा में नहीं दिया गया है। ठीक है। एक स्टेटमेंट पूछ देगा कि क्या राज्यसभा में भी 1/3 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, नहीं, वहां नहीं दिया गया। ठीक वैसे ही जो विधान परिषदें होती हैं, अंडर आर्टिकल 169, यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। तो चेंजेस होंगे किसमें, 81 आर्टिकल में और 170 में, और किसमें नहीं होगा, तो 169 में नहीं होगा, या राज्यसभा से संबंधित जो आर्टिकल संख्या 80 है उसमें कोई सा भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब फिर आर्टिकल की तरफ आते हैं। अब इसलिए विरोध किया जा रहा था बिकॉज बोला गया कि भाई इसके कारण परिसीमन किया जाएगा, और परिसीमन के बाद क्या होगा कि सरकार को अनड्यू एडवांटेज होगा। अभी हम लोगों ने क्या देख रखा था कि जो भी परिसीमन आयोग होगा उसमें 3 लोग आपको बेसिकली इन्वॉल्व होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे इस देश के या उनके द्वारा आपको भेजे गए कोई और आयुक्त, और चूंकि राज्यों में भी आपको परिसीमन करना है तो किसी राज्य चुनाव आयुक्त को भी आपको क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा। आर्टिकल 82 में परिसीमन की बात की गई है, वो हम लोगों ने सीखा। और एक चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई ये जो आयोग होगा ना, ये संवैधानिक आयोग नहीं होता है। इस एक चीज को भी जानिए कि जो परिसीमन आयोग है ना, ये वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक तब होता जब उसी आर्टिकल 82 में इससे संबंधित इसका नाम वगैरह लिख करके और डिटेल में चीजें बताई गई होती। लेकिन आर्टिकल 82 में राष्ट्रपति के ऊपर ये रखा गया है कि भाई राष्ट्रपति परिसीमन का काम करवाएंगे जैसा वो उपयुक्त समझे।
ठीक है। तो अब परिसीमन से क्या समस्या है, इस चीज को देखते हैं। बिकॉज एडिटोरियल में क्या लिख रखा है कि विपक्ष के नेताओं ने घोषणा किया कि भाई ताजा आरक्षण विधेयक 2026 का विरोध कर रहे हैं परिसीमन के कारण। विपक्ष का कहना है कि मान के चलिए कि भाई 5 इस तरीके से लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। अब 5 लोकसभा सीटों में देखते ही आप लोग की देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयोग है, उसकी निष्ठा को भी विपक्ष अभी रिसेंटली टारगेट करता है, ठीक है। वो कितना सही है कितना गलत है उसको छोड़ दीजिए, हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि भाई एग्जाम में अगर ऐसी चीजों के ऊपर आए तो क्या आपको लिखना है। हम आप पॉलिटिशियंस नहीं है कि पॉलिटिकल चीजों के ऊपर हम लोग इंडल्ज हो, हम लोग को बस जानना है कि विपक्ष क्या आपको आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष का मानना है कि भाई जो चुनाव आयोग है वो क्या करता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है, तो वो केंद्र सरकार के मन मुताबिक तरीके से परिसीमन का काम कर देगा। कैसे करेगा? लेट से कि भाई इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। जो भी एक व्यक्ति मतलब अगर 1000 वोट थे पूरे पूरे इस संसदीय क्षेत्र में, और लेट से 10 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, सबको 100-100 वोट आया, एक किसी को 99 आया और हमको केवल 101 वोट आ गया तो हम जीत गए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 900 लोग मेरे अगेंस्ट थे। तो माना जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट बैंक है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का जो पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, लेट से मान करके चलिए कि वो लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से एक इस जगह पर, एक ये संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां पर ऐसे लोगों का आपको बहुमत है जो अभी की जो केंद्र सरकार है उसको वोट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि भाई नया परिसीमन अगर वास्तव में केंद्र सरकार के अंदर में मुख्य चुनाव आयुक्त काम करेगा, परिसीमन आयोग काम करेगा, तो फिर वो क्या कर देगा कि भाई ये जो एक अलग से लोकसभा की सीट थी, इसको चार, और लेट से कि इन चारों जगहों पर प्रचंड बहुमत एक तरीके से प्राप्त होता है किसी भी पार्टी को, ठीक है। तो परिसीमन आयोग क्या करेगा कि सरकार के विरोधी जो मत हैं, इस एक लोकसभा सीट को 4 अनदर लोकसभा सीटों में तोड़ देगा, और तोड़ देने के बाद फिर क्या होगा कि भाई तब आप इस पूरे इलाके में 4 की 4 लोकसभा की जो सीटें हैं वो केंद्र सरकार जीत जाएगी, उसको एक सीट का भी घाटा नहीं होगा, जबकि पहले वाले सिनेरियो में एक सीट उसके हाथ से निकल रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखना है ना, तो नेपाल में जब नए सिरे से संविधान लिखा गया, गढ़ा गया, तो बोला गया कि भाई वहां पे 5 राज्य होंगे। मधेशिया कम्युनिटी आप लोगों को पता है, मधेशी लोग, ये लोग भारत से लगे हुए जो आपको तराई इलाके हैं वहां पर रहते हैं। भारतीयों के साथ इनका रोटी बेटी का भी रिश्ता माना जाता है। तो जानबूझ करके वहां की वामपंथी सरकार ने, चूंकि उनको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं लगता है, और जो मधेशी लोग हैं वो क्या है, उनका भारत के साथ विस्तृत आपको संबंध था, रोटी बेटी का रिश्ता था। रोटी बेटी कहने का मतलब कि हम आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ हमारा शादी ब्याह भी हो रहा है और आपके साथ खाना खाने में भी हमको कोई समस्या नहीं है, आपके साथ हमारे घरेलू संबंध है। तो वहां पर क्या किया गया कि मांग तो ये थी कि भाई मधेशियों के लिए अलग से राज्य बना दिया जाए, तराई राज्य, ठीक है। लेकिन जानबूझ करके क्या किया गया कि भाई जब राज्यों का गठन किया जा रहा था तो उस गठन को इस तरीके से नहीं किया गया, बल्कि मधेशियों को 4 अन्य राज्यों के बीच थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दिया गया। दैट मीन्स की जो मधेशियों की आवाज थी उसको एक तरीके से दबाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इंडिया में अब ये कितना आरोप सही है कितना गलत है वो तो एक अलग चीज है, बट यहाँ पर विपक्ष जो है वो वही बात कर रहा है कि भाई जो केंद्र सरकार है इस विधेयक के थ्रू क्या करेगा, वो अपने मन मुताबिक परिसीमन करवा ले जाएगा, ठीक है। और इस चीज को भी जानेंगे कि भाई ये जो महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम था ये समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम कह लीजिए या 128वां नंबर का विधेयक था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। खत्म क्या हुआ है, उसमें सरकार जो प्रस्तावित संशोधन ला रही थी परिसीमन के बाद उसको जारी करने सोच रही थी, वो चीज खत्म हुई है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि सरकार को नया विधेयक लाने की जरूरत क्या है, जबकि 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक ऑलरेडी पारित हो चुका है, ठीक है।
तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीतिक मनसा को क्वेश्चन किया गया कि जो केंद्रीय सरकार है, आप पार्टी का नाम हमें इसमें नहीं लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप केंद्रीय सरकार लिखिए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है कि भाई आप बहुत सॉफ्ट रहिए, किसी के प्रति भी हार्श मत रहिए, उन नेताओं का काम है आपस में लड़ना झगड़ना, हमारा आपका नहीं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिख रखा है। अगला बोला जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से बोला गया कि महिला आरक्षण के नाम पर देश भर के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन अपनी राजनीतिक सहूलियत, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा ना कि लेफ्ट से कोई कम्युनिटी अगर वोट नहीं कर रही है केंद्र सरकार को, तो परिसीमन के बाद उसको क्या किया जा सकता है, बहुत स्मार्टली अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उस आबादी को बांटा जा सकता है। नेपाल के केस में मधेसियों के साथ ये चीजें हुई, ठीक है। और विपक्ष का कहना है कि ये उल्टे विपक्ष को बदनाम करना चाह रही है, अगर हमारी नीयत खराब होती, जो पिछला वाला विधेयक था उस पर भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। समाजवादी पार्टी का अलग एक तर्क है, इसको देखते हैं। समाजवादी पार्टी का ऐसा मानना है कि भाई महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं 33% आरक्षण में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण हो, ठीक है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भाई ये जो 1/3 आप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन में आपको अलग से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसी के में सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहिए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुसार आपको आरक्षण हो। अब यहां देखने वाली चीज ये है कि जॉब्स में ओबीसी कम्युनिटी के लिए आरक्षण है, लेकिन जिस आर्टिकल 81 या 179 हम लोगों ने जिसकी बात की, उसमें एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए तो आरक्षण की बात की गई है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है। तो ये अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आरक्षण अगर आप दे देंगे ना, जैसे महिलाओं को और कहां रिप्रेजेंटेशन इसके पहले मिला हुआ है, तो पंचायत में मिला हुआ है, और नगर पालिकाओं में मिला हुआ है, ठीक है। पंचायतों में मिला हुआ है 243D के अंतर्गत, और नगर पालिकाओं में मिला हुआ है 243T के अंतर्गत। लेकिन इस आरक्षण में भी कहीं पे भी धार्मिक आरक्षण की बात नहीं की गई है, ठीक है। धार्मिक आरक्षण को हमारा संविधान एंडोर्स नहीं करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, कहीं पे भी धार्मिक आधारों पर आरक्षण नहीं दिया गया है। दो रीजन इसके पीछे हैं, देखिए। एससी एसटी कम्युनिटी के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो इस आधार पर दिया गया है कि लंबे समय तक वो जो वर्ग है वो वंचना का, शोषण का शिकार हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि वो भी विकास की धारा में आगे बढ़ सके, वो भी समाज में बाकी लोगों जितने ही उनका भी विकास हो। और खुद अंबेडकर साहब बोलते थे कि ये आरक्षण बहुत स्थायी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि भाई समाज के बेटरमेंट के लिए हम लोग काम करें, और ये इंश्योर करें कि भाई एससी एसटी कम्युनिटीज भी इतने स्ट्रेंथेंड हो जाए, इतने मजबूत हो जाए कि उनको किसी आरक्षण की जरूरत ना हो, ठीक है। तो लॉन्ग रन में सरकार का विभिन्न सरकारी नीतियों के द्वारा, चाहे वो किसी भी प्रांत की कोई सी भी राज्य सरकार हो या जितनी भी केंद्र सरकारें रही हुई हैं, सबने अपने अपने स्तर पर एससी एसटी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम किया है। तो उनके लिए तो अलग से सीट्स वगैरह रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लेकिन धार्मिक आरक्षण नहीं देने का दूसरा रीजन ये भी है कि भारत में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बोले कि भाई दूसरे धर्म वालों ने उनको सता रखा है या वो शोषित हैं, ठीक है। और धार्मिक आरक्षण देना मतलब एक तरीके से ये भी इंडिकेट कर देगा कि दूसरा जिस धर्म को आरक्षण दे रहे हैं वो इन्फीरियर है, वो निकृष्टतम है, वो नीचा है दूसरे धर्मों के मामले। जबकि भारत सरकार का मानना है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 देखिए, उसमें क्लियरली कहा गया है कि भारत सरकार सभी धर्मों को एक नजर से देखती है, धार्मिक स्वतंत्रता हम लोगों का मूलभूत अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अगर धार्मिक आधार पर अगर आप रिजर्वेशन देंगे, तो ये उस मूल भावना के साथ सुसंगत नहीं होगा, ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी का पक्ष था कि भाई 33% पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आपको क्या करने की जरूरत है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर देखिए कितनी अच्छी चीज लिखी हुई कि भारत का जो संविधान है धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। 243D या 243T
आर्टिकल्स को हम लोगों ने देखा, उसमें कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि भाई धार्मिक आधार पर भी आपको कोई सा भी आरक्षण मिलेगा। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि नया महिला संविधान संशोधन आरक्षण विधेयक 2026 क्यों लाया गया, जबकि पुराना वाला 2023 का विधेयक ऑलरेडी जीवित था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जिसके आधार पर इसको लाया गया। भाजपा का तर्क ये था, जो केंद्रीय पार्टी है उसका तर्क ये था कि पुराने कानून में ये कहा गया था कि 33% आरक्षण देश में नई जनगणना के बाद होने वाले चुनाव क्षेत्र परिसीमन के बाद ही हो सकता है। हम सब लोगों को पता है कि हर 10 सालों में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में चूंकि कोविड का प्रकोप था और फिर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि भाई जनगणना में डिले होता चला गया। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि अनड्यू ये डिले हुआ है, इतना ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बट जो भी चीजें हो, ठीक है, कोविड के बाद सरकार की भी प्राथमिकता थी कि लोगों को तत्काल राहत देना। 2-4 दिनों के बाद हमारा आपका नंबर गिना जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी 2-4 लोगों को अगर राहत नहीं मिला, 2-4 लोग निकल गए, मर गए, तो जनगणना फिर ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, लोगों का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, भाजपा का तर्क है कि पुराने कानून में कहा गया था कि 33% आरक्षण जनगणना के बाद होने वाले चुनावी क्षेत्र परिसीमन के बाद ही हो सकता है, और अगर 2029 तक के चुनाव में ही अगर आपको ये रिजर्वेशन देना है, तो इसका मतलब इसके लिए परिसीमन हो जाना चाहिए। पिछली बार क्या बोला गया था कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो पहले परिसीमन कराना होगा, और वही परिसीमन हम करा रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है, विपक्ष को क्या दिक्कत है? ठीक है, बिकॉज परिसीमन कराए बिना अगर आपने दे दिया, चूंकि उस संविधान संशोधन अधिनियम में 128 नंबर में ये चीजें मेंशन की गई है, तो कोई सा भी फिर आप क्या करेंगे कि 1/3 सीटों को रिजर्व कर देंगे महिलाओं के लिए। वहां से कोई लिट से कोई नेताजी हैं जो पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये सोच करके कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको क्या कर देगी, हमको चुनाव लड़वा देगी, और अगर नहीं भी लड़वाई तो हम इतना अच्छा काम किए हुए हैं कि निर्दलीय भी हम चुनाव लड़ेंगे, सडनली आप उस सीट को रिजर्व घोषित कर देंगे तो वो आदमी कोर्ट चला जाएगा, और चूंकि वो चीजें बहुत न्याय संगत नहीं होंगी, बिकॉज पिछले वाले अधिनियम में आपने कहा था कि परिसीमन के बाद होगा, और 2029 तक अगर हम लोग लागू करना चाहते हैं अगले ही लोकसभा चुनाव में, तो परिसीमन फिर हम लोगों को कर लेने दीजिए। अगला देखिए, अगला क्या लिख रखा है। तो भाई अगर तत्काल इसको लागू करना है तो अगला जो जनगणना होगा उसका फाइनल डेटा आते आते समय लगेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जानी चाहिए, और तब 850 में 33% महिला रिजर्वेशन दे देना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की मांग है कि 543 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि मोटे तौर पर 50% लोकसभा में सीटें हम बढ़ाएंगे, और तब 33% हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। वहीं विपक्ष का मांग था कि भाई 543 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को एक बार समझते हैं कि क्या यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व। ठीक है, हमारी जो संविधान सभा थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे, और मोटे तौर पर उस समय जो देश की जनगणना थी वो 37 करोड़ थी। ठीक है, जब पहली संसद भी बनी तो 500 के करीब अगर आप नंबर मान लीजिए, मतलब हर मोटे तौर पर 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक नेताजी कर रहे हैं। लेकिन अभी के समय में देखिए तो माना जा रहा है कि भारत अब चीन को पछाड़ करके दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 140 करोड़ प्लस जनसंख्या के लिए केवल 550 प्रतिनिधि जो हैं वो अपर्याप्त है। एक प्रतिनिधि अगर फिर लगभग 25-30 लाख लोगों के अगर वो का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो अपने वो निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक जनता के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सत्ता पक्ष है वो बोल रहा है कि सीटें बढ़ा दी जानी चाहिए, और जब हम बढ़ाएंगे तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा कि जिस राज्य का जितना भी अभी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को हम 1.5 गुना कर देंगे। जैसे
कर्नाटक में 28 है तो उसको बढ़ा करके हम 42 कर देंगे, बिहार में 40 है तो उसको बढ़ा करके हम क्या कर देंगे, उसमें 50% का इंक्रीमेंट मतलब 60 कर देंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हाँ ठीक है, लोकसभा में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। और उसके पीछे तर्क भी आप एग्जाम में दे सकते हैं कि जब भाई हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो पहली संसद थी, उसमें एक सांसद मोटे तौर से 10 लाख लोगों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। अब ये संख्या बढ़कर 25 लाख प्लस हो चुका, ठीक है। और सरकार का फिर वही पक्ष है कि ठीक है भाई, जनगणना वगैरह का काम शुरू हो चुका है, 2 चरणों में ये काम शुरू होगा। पहले में क्या किया गया है कि पहले चरण में घरों की गिनती की जाएगी और दूसरे चरण में नागरिकों की गिनती की जाएगी। 2027 के आखिर तक ये पूरा हो पाएगा और फाइनल डेटा आते आते कुछ और समय लगेगा। फिर उसके बाद परिसीमन अगर होगा तो बड़े मेजर चांसेस है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये सारी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई परिसीमन वगैरह अभी से अगर हम लोग शुरू कर देंगे, नई जनगणना का वेट नहीं करते हैं, पिछली वाली 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन शुरू कर देते हैं। अगला विपक्ष का ये आरोप भी एक तरीके से निराधार साबित हुआ, बिकॉज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई लोकसभा में उत्तर और दक्षिण के राज्यों की आनुपातिक संख्या बढ़ी हुई लोकसभा सदस्य संख्या में बरकरार रखी जाएगी, 1.5 गुना सबको बढ़ा देना है। देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों को ये डर था कि अगर नई जनसंख्या के आधार पर आप रिप्रेजेंटेशन देंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश या जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को उतना सीरियसली नहीं लिया है। तो अगर इस आधार पर उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इसका मतलब सरकारी नीतियों का जो राज्य जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक तरीके से आप अवार्ड दे रहे हैं। ये ऐसा हुआ कि भाई कोई मर्डर करके आए, कोई अच्छा काम करके आए, तो मर्डर करने वाले को आप क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तुमको लड्डू पेड़ा देंगे, और जो आदमी अच्छे काम कर रहा है उसको आप बोलेंगे कि भाई चलो तुमको जेल वेल में डालते हैं। कितना सच है कितना गलत है ये तो देखिए सब्जेक्टिव चीजें हैं, बट दक्षिण भारतीय राज्यों का संदर्भ आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे कि भाई उनका मानना है कि अगर बढ़ी हुई जनगणना के आधार, जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया तो एक तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों ने जो इतना स्ट्रॉन्ग वित्तीय अनुशासन या जनसंख्या नियंत्रण का अनुशासन कायम किया है, स्थापित किया है, एक तरीके से वो उस चीज को दंडित करने के जैसा होगा, ठीक है। और इस आरोप के ऊपर बोला ही भाई अमित शाह साहब ने कि भाई 1.5 गुना बढ़ना है, कर्नाटक 28 है तो 42 हो जाएगा, तो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में उस सब राज्यों का मोर और लेस समान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस एक चीज को हमेशा हाईलाइट करिए कि भाई 2023 का महिला आरक्षण का जो कानून है वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें जो संशोधन लाया गया था वो पारित नहीं हुआ है। 2023 का महिला आरक्षण का कानून अभी भी जीवित है, ठीक है। महिला आरक्षण का कानून भारत में भी जिंदा है, जिसका क्रियान्वयन 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद होगा। 2027 में जनगणना कंक्लूड होगी, फाइनल डेटा आते आते, चूंकि इस बार का डिजिटल जनगणना है, 2011 की जनगणना के फाइनल आंकड़े आते आते 2-3 साल का समय लगा था, इस बार डिजिटल जनगणना होने के कारण माना जा रहा है कि बहुत जल्दी आंकड़े आएंगे, तब उसके बाद परिसीमन होगा और तब उसके बाद उसका क्रियान्वयन होगा इस विधेयक का। फिलहाल भारत के 5 राज्यों में चुनाव है और बोला जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्रीय सरकार है, वो एक तरीके से चुनाव जीतने के एक टूल के तौर पर महिला आरक्षण विधेयक को एक मुद्दा बना रही है। इसमें कितना सच है ये नहीं पता है, बट इस चीज को आप जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। कि चुनाव में जो चूंकि आधी जनसंख्या तो महिलाओं की होती है, बिहार जैसे राज्यों में देखने में आया कि भाई यहाँ से अत्यधिक मात्रा में लोग पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, तो हो सकता है कि चुनाव के समय में बिहार का जो पुरुष जो गुजरात, दिल्ली और पंजाब में कमाने गया था वो नहीं लौटा, लेकिन यहीं पर उनकी जो वाइफ, जो उनकी सिस्टर रह रही थी, उन्होंने जरूर वोट किया, और यही कारण है कि बिहार में महिला की जो वोटिंग है परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि चुनावी माहौल में क्या किया जा रहा है कि महिला वोटर्स को लुभाने का ये प्रभाव एक तरीके से प्रयास है, और 2029 के बाद ही लागू हो सकेगा अगर इसमें अब डिले किया गया तो, क्योंकि तब जनगणना के बाद बनने वाले परिसीमन आयोग का काम पूरा नहीं होगा, और यही कारण है कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहती थी, लागू करना चाहती थी। इसी से संबंधित एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ आ रखा है, देखिए जिन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की ना, उसी को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। देखिए
लोकसभा क्षेत्रों का युक्तिकरण सबसे अधिक और सबसे कम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर न जाए। एक चीज आप लोगों को बताते हैं ना, जैसे एक सरकारी योजना है जिसको कहा जाता है एमपी लेट्स, ठीक है, एक सरकारी योजना है जिसको कहा जाता है एमपी लेट्स। 1993 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है, उसके द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें क्या किया जाता है कि हर सांसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए। 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में ये दिया जाता है, 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में दिया जाता है, और ये नॉन लैप्सेबल होता है, नॉन लैप्सेबल। लैप्स कर जाना मतलब क्षय हो जाना, कि भाई आपको इस साल के लिए हम 5 करोड़ रुपया दिए और 5 करोड़ दिए, अगर आप इस बार खर्च नहीं कर पाए तो भाई वो सारा पैसा क्या होगा, सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि एमपी लेट्स के तहत जो 5 करोड़ रुपए नेताजी को मिलते हैं, सांसद महोदय को मिलते हैं, वो उनके जेब में नहीं मिलते हैं, उनको वो पैसा जिला प्राधिकरण के पास ही रहता है। आपको बस अनुशंसा करनी होती है कि उस पर्टिकुलर गांव में छापाकल लगा दीजिए, वहां पर सड़क बनवा दीजिए, और वो सारा काम जो है सो कि वो जिला का प्रशासन करेगा। बस वहां पर नाम पट्टा आपका लग जाएगा कि भाई इस नेताजी के सौजन्य से ये काम हुआ। तो आप ये सोच करके देखिए ना कि किसी किसी लोकसभा क्षेत्र में 20,000 30,000, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं, या लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सारी जगहों पर ऐसे भी संसदीय क्षेत्र हैं जहां 1,00,000-2,00,000 लोगों के ऊपर भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। और वहीं पर दिल्ली या तेलंगाना के मलकाजगिरी जैसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, ओवरऑल जनसंख्या ज्यादा है। तो 5 करोड़ रुपया वहां पर तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ ना, और वहीं कहीं पर 2-3 लाख लोगों के ऊपर 5 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं, तो वहां पर सब्सटेंशियल काम करवाया जा सकता है। और जो बड़े संसदीय क्षेत्र होंगे जनसंख्या के हिसाब से, वहां के जो नेताजी होंगे, वहां के जो सांसद होंगे, वो हमेशा घाटे की स्थिति में होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को युक्ति संगत बनाने पर जोर दिया। अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई ऐसा भी संभव है कि 30 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं पर 1 लाख लोगों को भी एक ही व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 करोड़ दोनों को मिल रहा है, तो 1 लाख लोगों को कोई आदमी ज्यादा अच्छा सर्व कर देगा, उसके अगले साल चुनाव जीतने की संभावना अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा होगी। लेकिन 30 लाख लोगों के लिए 5 करोड़ रुपया हो सकता है अपर्याप्त हो, चुनाव के समय में जनता को लगे कि भाई ये नेताजी तो मेरे लिए कुछ किए ही नहीं। ठीक है, तो तर्क संगत उनका कहना है कि अधिक मतदाताओं वाली सीटों से निर्वाचित सांसद उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। अधिक मतदाता किसी सीट पर हैं तो वहां से जो निर्वाचित सांसद होंगे वो 5 करोड़ रुपए में आपके लिए आसमान से चांद तारे तोड़ करके नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ा दी, लगभग 1.5 गुना कर दिया, तो भाई 25-25 लाख लोगों का अगर 2 संसदीय क्षेत्र था, अब उसको 3 संसदीय क्षेत्रों में तोड़ दीजिए, 17 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति आप एक अब सांसद होंगे, वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। 5 करोड़ अपने एमपी लेट्स फंड के पैसों से ज्यादा रिलेटिवली वो काम करा पाएंगे, बिकॉज अब उनका मतदाताओं का जो बेस था वो कम कर दिया गया। ठीक है, तो शाह ने विपक्ष से 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए समर्थन करने का आग्रह किया था। बोला गया कि भाई मतदाताओं की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति एक मत के विचार को उसकी सच्ची भावना के साथ लागू करने के लिए आवश्यक होगा। एक तरीके से एक व्यक्ति का एक मत है, और वो बहुत जल्दी वो सांसद से कनेक्ट हो पाए, इसके लिए ये भी जरूरी है ना कि कम लोगों के ऊपर ही एक सांसद हो। ठीक है, अगर 50 लाख लोग अगर एक संसदीय क्षेत्र में होंगे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए कि भाई जाओ अपने नेताजी से मिल लो, तो कहीं पर 1 लाख लोग हैं, उनका नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर हम 50 लाख हुए हैं तो हम तक कभी भी वास्तविक सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण क्या दिया है, तेलंगाना के इसी मलकाजगिरी, जिसको ऑफिशियली माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पर मतदाता है किसी लोकसभा सीट में तो यहीं पर है। 20 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं,
और ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों के सांसद इतने मतदाताओं की आकांक्षाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी दिल्ली सहित 5 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां माना जाता है कि प्रत्येक में 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। और एक अधिकारी ने यह भी रेखांकित किया हुआ है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, मतलब एसआईआर कंप्लीट हो जाने के बाद, इसमें मेजर चेंजेस आएंगे। बिकॉज इसी कंट्री में बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठिए भी रहते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। रोहिंग्यास की समस्या है, उन लोगों ने अपना वोटर आईडी वगैरह सब बना रखा है यहाँ पर। तो एसआईआर वगैरह के बाद क्या होगा कि ये जो डेटा है इसमें मेजर चेंजेस संभव है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वही तेलंगाना का मलकाजगिरी, प्रीलिम्स के हिसाब से जानेंगे। यहाँ पर लगभग 37.80 लाख मतदाता पंजीकृत है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गौतम बुद्ध नगर चले जाइए, नोएडा कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, इन सब पर 25 लाख प्लस मतदाता है। कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तरी सीट पर 32 लाख मतदाता है। और वहीं पश्चिमी दिल्ली में भी चले जाइए तो बड़ी संख्या में मतदाता है, 25 लाख प्लस मतदाता है। अब इसको कंपेयर कर दीजिए लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप में मात्र 58,000 मतदाता है। वहां के जो सांसद महोदय होंगे उनको भी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ज्यादा बेटर यूज कर पाएंगे। ठीक है। निकोबार वगैरह में भी क्या है, 3.15 लाख मतदाता है। परिसीमन का अभिप्राय है कि भाई लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आर्टिकल 82, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो इन दोनों आर्टिकल्स को एक बार मिला करके पढ़ने से समझ में आता है कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के क्या क्या लॉजिक्स है। बहुत सारे उन्होंने प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स को भी यहाँ पर देखा। इसका पीडीएफ आप चाहें तो हम लोगों के पास से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही अच्छे एडिटोरियल्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग है इस तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको भी ये आर्टिकल जानना समझना चाहिए, तो उनके साथ शेयर कर देंगे। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपको लगता है कि वीडियो बनाया जाना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत कम मटेरियल नेट पर उपलब्ध है, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं कि भाई हमको कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम लोग बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दे करके उस चीज टॉपिक के ऊपर वीडियो लाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको सब्सक्राइब कर देंगे। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे। महादेव की आपके ऊपर कृपा रहे।